Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, अधिकांश से देखा गया है जब से मॉर्निंग क्लास लगी है बेटा, आप लाइव क्लास नहीं लेते हो, एक या दो ही बच्चे देखते हैं। मुझे पता आप रिकॉर्डेड देखोगे तो आप मेरी बात सुन पाएंगे कि बेटा लाइव क्लास भी लिया करो। मुझे पता आप रिकॉर्डेड देखोगे, लेकिन अब जो मॉर्निंग क्लास चल रही है इस मॉर्निंग क्लास का भी आनंद लो। अधिकांश बच्चे इस समय सो रहे होंगे तो ये बेटा अच्छी बात नहीं है। इस समय को आप यूटिलाइज करें। जितना अच्छा आप इस मॉर्निंग समय का यूज करोगे आपके समय की बचत होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आपके पास पूरा टाइम रहता है दिन का कि आप यदि समझ नहीं पाए तो उसको 2-3 बार रिपीट करके आप उसको देख सकते हैं। इसलिए बेटा सोने के लिए काफ़ी उम्र पड़ी है, ये उम्र आपकी पढ़ने की है, आपके फ्यूचर डिसाइड की है, आप किस प्रकार अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। मैं केवल कह ही सकता हूँ, फॉलो आपको करना है। लास्ट वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देन टुडे वी विल डिस्कस यूरिन फॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। देन टुडे वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, मैकेनिज्म ऑफ किडनी, यानी इसकी क्रियाविधि क्या है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। इस टॉपिक को यानी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन मतलब हाउ डू यूरिन प्रोड्यूस, जो मूत्र है यूरिन है वो किस प्रकार प्रोड्यूस होता है, किस प्रकार उसका फॉर्मेशन होता है। इस टॉपिक को भी मैं आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट पढ़ लिया था विथ लेवल डायग्राम, जिसके अंदर आपने पढ़ा किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो वो आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी की। आज हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन। मैं नेफ्रॉन की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। कि जो नेफ्रॉन है वो वृक्क या एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक तरह से स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। तो यहां मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा विथ लेबलिंग डायग्राम। सबसे पहले मैं आपको बुक डायग्राम दिखाता हूं, फिर मैं आपको खुद अपने हाथों से यानी बनाकर आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार होता है। देखिए बेटा, ये नेफ्रॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिए बेटा, यहां आप देख पा रहे होंगे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। होता कहां है ये स्ट्रक्चर? किडनी के अंदर। कहां पर है? किडनी। ये किडनी है जैसे, ठीक है। ये यूरेटर है, ठीक है। यहां से रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स यहां से आती है। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, ये हाइलम पार्ट होता है। ये टोटल हाइलम पार्ट है, यानी खांचनुमा जो स्ट्रक्चर है हाइलम है। हाइलम के अंदर देखें हम यहां पर पिरामिड आकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इन पिरामिड्स आकार के स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन होता है। इसमें इनमें हम देखें, इनमें नेफ्रॉन है, ठीक है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर, हाइलम और ये पूरा मेडुलरी पार्ट, ये कॉर्टेक्स और ये अंदर के जो पार्ट है ये है मेडुलरी। तो इसके अंदर की मैं बात करूं तो इसके अंदर यानी पूरी स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर बनती किससे? नेफ्रॉन से। इसका जो इनिशियल पार्ट है बोमन संपुट, वो यहीं से प्रारंभ होता है। इसका लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट,
ये यूरेटर से आकर जुड़ जाती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी। हम कहेंगे नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अब इस डायग्राम में देखिए आप बेटा, सबसे जो इनिशियल पार्ट है वो क्या है, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल इस पार्ट में देखें आप तो ग्लोमेरुलस यानी माइनर ब्लड वेसल्स है और वे ग्रुप के रूप में होती है। ग्रुप ऑफ माइनर ट्यूब्स इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन बॉमन कैप्सूल। माइनर ट्यूब्स हैं ब्लड वेसल्स की और वो सब बॉमन कैप्सूल में पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ये पूरा जो पार्ट है ये कहलाता है, इन दोनों पार्टों को हम कह सकते हैं मेल पिगी बॉडीज। बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम कहते हैं मेल पिगी बॉडीज। ठीक है, मेल पिगी बॉडीज के बाद यानी एक तरह से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स स्टार्ट हो जाती हैं। इन ट्यूब्स को कहते हैं रीनल ट्यूब्स और रीनल ट्यूब्स आर 3 टाइप्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, हैनले लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। तो इसके बाद का जो पार्ट है पूरा रीनल ट्यूब्स होता है और रीनल ट्यूब्स का जो लास्ट पार्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो यहाँ बेटा हम इस स्ट्रक्चर में क्लियर नहीं देख पा रहे हैं कि किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। इसको मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, मैं खुद बना के समझाऊंगा अभी कि किस प्रकार ये संरचना होती है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें हम, इसके अंदर बहुत पतली पतली यानी एक तरह से बाल्स होती हैं, कैपिलरीज कहते हैं। प्रत्येक कैपिलरी जो है इस किडनी के अंदर एक तरह से कप शेप, ठीक है, कप शेप जो संरचना है प्रारंभ में मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो देखिए बेटा, मैं स्टार्ट यदि करूं आपको मेन, तो हम ये कहेंगे कि किडनी यानी इच कैपिलरी, जो कैपिलरी है इसके अंदर ब्लड वेसल्स वो आकर बॉमन संपुट में खुलती है। अब जो कप शेप, द कप शेप एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब कॉल्ड बॉमन कैप्सूल। ये जो बॉमन कैप्सूल पार्ट है कप शेप होता है, दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, और इसका काम है ब्लड को कलेक्ट एंड फिल्ट्रेट करना। इच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन पैक क्लोज टुगेदर। प्रत्येक किडनी के अंदर देखें हम तो बहुत अधिक संख्या में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, इसका काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। सम substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively absorbed as the urine flow along the tube. ये रीनल ट्यूब्स होती है, इसके द्वारा यानी पदार्थ को एब्जॉर्ब भी किया जाता है। The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in body. तो देखिएगा यानी हमारी बॉडी का जो अधिकांश जो पानी है उसका एब्जॉर्ब है वो इन रीनल ट्यूब से द्वारा किया जाता है। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सीड, और जो यानी किस प्रकार जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उस वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार यानी एक तरह से रिमूव किया जाता है, एक्सीड किया जाता है। द यूरिन फॉर्मिंग इन इच किडनी एक्चुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन यानी रियल में जो रीनल ट्यूब्स है, रीनल ट्यूब से रीऑब्जर्वेशन के बाद जो मटेरियल बचता है सब्सटेंस वो क्या है, यूरिया है। द यूरेटर विच कनेक्टेड द किडनी विथ द यूरिनरी ब्लडर। अब जो यूरेटर है वो यूरेटर किससे जुड़ता है, यूरिनरी ब्लडर से। यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लडर until the pressure of the expelled bladder lead to the urge passed out through the urethra। यानी वो कब तक रहता है, यूरिनरी ब्लडर के अंदर यूरिया तब तक रुकता है जब तक एक तरह से हमारी जो ब्रेन एक तरह से ऑर्डर ना करे कि उसको आउट ऑफ बॉडी करना है, उसको एक्सक्रीट करना है, तब तक वो इसके अंदर रहता है। ठीक है, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको क्लियर करके बताता हूँ। देखिए बेटा किस प्रकार आप इसकी स्ट्रक्चर को बनाओगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप ऐसे डायरेक्ट इसकी स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। किस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है अब देखिएगा बेटा। लेवलिंग डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन,
देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा किसकी, बॉमन कैप्सूल। देखिए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर, यहां हम इसमें रीनल आर्टरी जो ब्लड लेकर आती है, इसके अंदर ब्लड आता है, रीनल आर्टरी है, और यहां से गुजरती है रीनल वेन्स। डायमीटर किसका अधिक है, रीनल आर्टरी का। और ये जो नलिका है इसके अंदर आने के बाद यहां पर ये कुंडलित हो जाती है। इस कुंडलित पार्ट को कहेंगे ग्लोमेरुलस। ये कंप्लीट पीसीटी ट्यूब्स है, प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। यहाँ से यदि हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है यानी ये नली है, इसका डायमीटर कम हो जाता है, ये यू शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। देखिए देखो डायमीटर अधिक हो गया यहाँ पर इसका। देखिए बेटा, किडनी की स्ट्रक्चर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कोई फंक्शन नहीं है यहाँ पर। आगे जाकर ये जो ट्यूब्स है ये कलेक्टिंग डक्ट बनाती है। ठीक है, देखिए बेटा, इस ट्यूब्स को मैं कहूँगा रीनल आर्टरी या ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी। इस ट्यूब का नाम है रीनल आर्टरी, इसको हम कहेंगे रीनल वेन या ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, अब ये जो पार्ट है पूरा ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। ये वाला पार्ट बोमेन कैप्सूल, अंदर का जो पूरा पार्ट है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। बॉमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस को एक तरह से कंबाइंड रूप में हम इसको मेलपीगी बॉडीज भी कहते हैं, इसको मेलपीगी बॉडीज के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ट्यूब्स है यानी बॉमन कैप्सूल टू हैनले पास, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्यूब्स है इस ट्यूब्स को कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, PCRT। इसे हम कहते हैं हैनले लूप, हैनले लूप। देन हैनले लूप के बाद की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है, लास्ट पार्ट कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये कलेक्टिंग डक्ट जुड़ जाती है किससे? यूरेटर से। यूरेटर जुड़ जाता है यूरिनरी ब्लडर से। यूरिनरी ब्लडर होता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा आउट ऑफ बॉडी, ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहां हम इसकी पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करें, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हम सबसे पहले कहेंगे मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। विभिन्न पार्टों को जो नीचे आपको दिखा रखा है, समझा रखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉमन कैप्सूल। पहला पार्ट क्या है? बॉमन कैप्सूल, यानी कप शेप स्ट्रक्चर। कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है। देखो बेटा, ये वाली कप शेप, ऊपर का भाग पूरा चौड़ा होता है, नीचे ट्यूब्स निकल रही है, इसको कप शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम देखें तो ब्लड वेसल्स का एक तरह से पूरा एक ग्रुप है, ग्रुप बना हुआ है, और वो जो ग्रुप है वो एक नेट है, ब्लड वेसल्स। माइनर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन बॉमन संपुट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। बॉमन कैप्सूल के अंदर यानी पतली पतली जो ट्यूब्स पाई जाती हैं, वो भी मेजर अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, इनको कंप्लीट हम कहते हैं, क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। देन नेक्स्ट, बॉमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस कॉम्बाइंड विथ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेलपिगी बॉडीज। इन दोनों को मिलाकर यानी कॉम्बिनेशन यदि दोनों का देखें हम, इस कंप्लीट पार्ट को कहेंगे मेलपिगी बॉडीज। अब इस कैप्सूल के अंदर जो ब्लड लेकर आती है, ब्लड लेकर आने वाली ट्यूब को, यानी दोज ब्लड वेसल्स कम्स ब्लड इन बॉमन कैप्सूल इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहां पर ब्लड लेकर आती है। इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स, ये सब मिले होते हैं। तो रीनल आर्टरी के द्वारा कहां पहुंचते हैं? वो बॉमन कैप्सूल के। बॉमन कैप्सूल के अंदर यहां जो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, एक तरह से हम कहते हैं छानना, ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन बॉमन कैप्सूल। ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो बॉमन संपुट में होता है, यानी हम कह सकते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, फैटी एसिड्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो एक्सरेट मटेरियल है वो सब ब्लड के अंदर से यहाँ इसमें फिल्टर कर लिए जाते हैं। और आते कहाँ से? रीनल आर्टरी के द्वारा बॉमन संपुट में। फिल्टर होने के बाद रीनल वेन्स के द्वारा, यानी हम कहें जो फिल्टर हो चुका वो रीनल वेन्स के द्वारा वापस यानी पार्ट ऑफ बॉडी में चला जाता है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसको मेलपिगी बॉडीज कहेंगे, यानी बॉमन संपुट एंड ग्लोमेरुलस को। इसके बाद की जो स्ट्रक्चर है यानी इसके नियरेस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी PCT। ठीक है, PCT, हैनले लूप एंड DCT, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं रीनल ट्यूब्स। तो पहला पार्ट ये था, इन तीनों को हम कहेंगे रीनल ट्यूब्स। तो रीनल ट्यूब्स के अंदर PCT, हैनले लूप एंड DCT, ये तीनों मिलाकर रीनल ट्यूब्स बनाती है कंप्लीट। देन ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये रीनल ट्यूब्स का पार्ट नहीं है, ये लास्ट पार्ट है। ये किससे जुड़ता है? यूरेटर से। तो यहां पर देखिए बेटा, ये जो PCT है इसका नियरेस्ट पार्ट है। इसके बाद की जो स्ट्रक्चर है वो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं हैनले लूप। अब हैनले लूप का यदि एक सिरा हम देखें तो वो जुड़ा हुआ है PCT से, एंड जो सेकंड इसका एज है वो जुड़ा है DCT से। आफ्टर हैनले लूप एक और लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है, बिल्कुल टोटल कॉन्वोल्यूटेड है। इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब को हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स कहते हैं। और इसका लास्ट पार्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट बनाता है। कलेक्टिंग डक्ट, इसके अंदर टोटल जितना भी यहाँ रीऑब्जर्वेशन के बाद जो ब्लड का पार्ट है यानी वो स्टोर होता है,
कंप्लीट यहाँ पर एक तरह से सेक्रेट मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल होता है, इसके अंदर कोई भी एब्जॉर्ब मटेरियल नहीं है। तो कंप्लीट टोटल पार रीनल ट्यूब्स के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से जो भी अब तक जो इकट्ठा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, वो यूरेटर, यूरेटर से यूरिनली ब्लडर, यूरिनली ब्लडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के द्वारा यानी एक तरह से जो माइंड प्रोसेस है, माइंड की क्रिया विधि है, उसके अनुसार यानी जो भी ऑर्डर मिलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के अनुसार उसको आउट ऑफ बॉडी यहाँ से कर दिया जाता है बाई यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करें। अब यदि हम बात करें इसकी मैकेनिज्म की, इसके मैकेनिज्म को आप 3 पार्टों में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन या मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, जिसको आप पॉइंट टू पॉइंट लें। नंबर 1 वॉमन कैप्सूल, सेकंड ग्लोमेरुलस, नंबर 3 पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, नंबर 4 हेनले लूप, देन 5 डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स एंड 6 कलेक्टिंग डक्ट। इसको 6 पार्ट में डिवाइड करके आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए बेटा, अब मैं बात करता हूं इसकी मैकेनिज्म की। आपको इसमें समझा चुका हूं किस प्रकार इसकी मैकेनिज्म है। देखिए बेटा, मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, हम इसमें एक क्वेश्चन कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन। हाउ यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र कैसे बनता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, या तो मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन पढ़ लीजिए, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं इसको 3 स्टेप में इसको पढ़ते हैं। 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन या यूरिन फॉर्मेशन। नंबर 1 फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, देखिएगा ये टोटल फंक्शन कहाँ हुआ, बॉमन कैप्सूल के अंदर। ये बॉमन कैप्सूल है कप शेप स्ट्रक्चर। कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर माइनर वेसल ट्यूब्स होती हैं। माइनर वेसल ट्यूब्स यहाँ पर फिल्टर करती है जो भी बेस्ट मटेरियल है, उस बेस्ट मटेरियल को यहाँ पर फिल्टर कर देती है, और फिल्टर करने पे ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर चला जाता है। जो भी नीडेड या एलिमेंट्स जो ब्लड के अंदर है वो रीनल वेन के द्वारा वापस पार्ट ऑफ बॉडी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कप शेप स्ट्रक्चर है बॉमन कैप्सूल, उस बॉमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, और वो भी ग्लोमेरुलस के द्वारा। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, देन सेकंड पॉइंट रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन इसका जो काम है रीअब्सॉर्प्शन का, ये होता है रीनल ट्यूब्स के द्वारा। रीनल यानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हुआ था बॉमन कैप्सूल के द्वारा, बॉमन कैप्सूल, रीनल ट्यूब्स। देखिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के दौरान यदि जो कुछ नीडेड एलिमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट एलिमेंट, यदि वो फिल्टर हो गए तो रीनल ट्यूब्स के द्वारा उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, और उसको वापस यानी जो रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरीज हैं पूरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के साथ ही जुड़ी रहती है। तो रीऑब्जर्व करने के बाद वो वापस ब्लड में आ जाता है, और उसको वापस पार्ट ऑफ बॉडी में वो चलता रहता है। और कंप्लीट रीऑब्जर्व हो जाने के बाद शेष जो मटेरियल बनता है उसको थर्ड स्टेप उसमें लाते हैं हम। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्रेशन। अब टोटल जो बेस्ट मटेरियल जो कंप्लीट फिल्टर हो गया, कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गया, अब टोटल बेस्ट मटेरियल होता है, उस बेस्ट मटेरियल को क्या है सेक्रेट करने पर वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से वाई यूरेटर, यूरिनली ब्लडर, वाई यूरेथ्रा के द्वारा वो पार्ट ऑफ यानी आउट ऑफ बॉडी कर दिया जाता है, कंप्लीट सेक्रेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 स्टेप, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन, 3 चरण आपको 3 पढ़ने पड़ते हैं, और तीनों टॉपिकों से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में आपने कंप्लीट यानी नेफ्रॉन को पढ़ा, नेफ्रॉन की मैकेनिज्म पढ़ा। एक बार आप बुक की
हेल्प लेकर के भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और यदि इस टॉपिक को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, ये छोटा टॉपिक होने को तो आपके सिलेबस में मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बताया है। यदि आप बुक से आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बुक से थोड़ा बड़ा लगेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।